नंबर 2 पर आए अगर, तो नंबर 2 पर अमित शाह ने शिंदे और पवार को धमका दिया, कहा ध्यान रहे बागी खड़े ना हो पाए। क्यों कहा भाई? दूसरी पार्टी वो चाहे जिसे भी टिकट दे, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपना देख लीजिए, आपके तरह ही हर कोई चलेगा या तो नहीं होगा, लेकिन चला रहे हैं। और एक नाथ शिंदे को यह पसंद नहीं आ रहा है, इनकी बैठकों से उठ के चले जा रहे हैं। कल रात जो बैठक हुई, उस बैठक में चार्टर प्लेन से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली चले आए अमित शाह की मीटिंग में, एक फ्लाइट चार्टर प्लेन से। और एक नाथ शिंदे सीएम को पता भी नहीं, न बुलाया गया न वो आए। और इसके पहले वाली बैठक में आए थे तो बैठक से ही उठ के चले गए, अमित शाह की बातों को मानने से इंकार कर दिया। अब एक नाथ शिंदे यह समझ गए हैं कि यह हमें निपटाने के प्रयास में है, और अजीत पवार की राजनीति साख दांव पर लगी है, क्योंकि जिस सीट से अजीत पवार चुनाव जीत करके आए थे, उस सीट पर उनकी पत्नी चुनाव हार गई। वह अपनी पत्नी को भी चुनाव नहीं जीता पाए, और जब पत्नी को नहीं जीता पाए एड़ी चोटी का जोर लगा करके, और उनके विधानसभा से भी वह हार गई उनकी पत्नी, तो अजीत पवार चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कैसे संभव है शरद पवार के सामने? वही सीट हॉट सीट में गिनी जाएगी, और वह सीट इस चीज की सबूत होगी कि वहां की जनता का ध्यान किधर है। इस चीज को सोच करके भी अजीत पवार को डर लगता है। लेकिन अमित शाह की यह हिदायत क्यों है? अमित शाह को अजीत पवार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर अजीत पवार फैक्टर हो गए, 8 सीटें भी ले आकर के, 10 सीटें भी ले आकर के, अगर फैक्टर बन गए कि उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी, तो वह एक झटके में उतने ही को लेकर के शरद पवार के पास चले जाएंगे माफी मांग के, कि हमने सरकार गिराया था, मैं सरकार बना रहा हूं। क्योंकि अजीत पवार यह जान गए कि यह सीएम तो हमें बनाएंगे नहीं अब, और एक नाथ शिंदे भी जान गए, उनके लोग भी, कि यह सीएम हमें बनाएंगे नहीं। और एक नाथ शिंदे अगर सीएम नहीं रहे तो उनकी पार्टी नहीं बचेगी, और अजीत पवार को छोड़ के चले ही गए लोग, अब जो बचेंगे वो भी चले जाएंगे। यानी कि एक नाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को निपटाने का प्रयास है। और दूसरी चीज कि जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर एक नाथ शिंदे ने अपने वोटरों को ट्रांसफर नहीं कराया, और इस बार सीधा कह रहे हैं कि मैं भाजपा को वोट नहीं ट्रांसफर कराऊंगा, वोट नहीं दिलाऊंगा। वह कहे थे 120 सीटें देंगे तो हम आपको जिताएंगे, पैसे भी लगाएंगे। भाजपा को एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं पैसे लगाऊंगा। यह पैसे आए कहां से एक नाथ शिंदे के पास? इतने पैसे मात्र 2.5 सालों के अंदर कहां से इतने पैसे आ गए कि एक एक वोट खरीदने की साहस हो गई। विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह पैसा हो गया है, मात्र 7 सालों में अथाह पैसा। विश्व में किसी भी राजनीतिक दल के पास इतने पैसे नहीं है। उस पार्टी को वह कह रहे हैं कि मैं हराऊंगा और मैं पैसे लगाऊंगा जीतने के लिए। यानी कि यह सबके सब चोर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यह सब चोर एक साथ खड़े हो गए हैं देश को लूटने के लिए, और इस देश के लोगों को बर्बाद करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए। एक फिगर और समझिए, नरेंद्र मोदी खुद 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेकर के बैठे हुए हैं। हर राज्यों को इस व्यक्ति ने कर्जदार बना दिया। वैट टैक्स जो था 4%, 5%, 6% का टैक्स होता था, वह राजस्व में तुरंत आता था राज्य सरकारों को, उस पर उनका अधिकार होता था।
जीएसटी ला करके उनको एकदम तहस नहस कर दिया गया। सारे टैक्स सरकार अपने हाथ में लाती है और जब मर्जी करे तो देती है, नहीं तो नहीं देती है। और वह जब राज्य पैसे मांगते हैं तो कहती है कि आप कर्ज ले लो। देश को कर्ज में नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया 205 लाख करोड़, और फिर कर्ज 24-25 को लेकर के लेंगे और राज्यों को भी कर्जदार बना दिया। पहले के राज्य इतना कर्ज नहीं लिया करते थे, अब वह राज्य भी कर्जदार हो गया। मात्र महाराष्ट्र में हर बच्चा जन्म लेने वाला 1 लाख का कर्जदार होगा। इस परिस्थिति में यह देश आकर के टिक गया है और यह सरकार इसकी गुनाहगार है। ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे 2-3 फैक्टर काम कर रहे हैं। इसमें आप दर्शक ध्यान रखिएगा। इसमें नरेंद्र मोदी की साख की है कि इनकी कुर्सी तब बचेगी जब महाराष्ट्र यह जीतेंगे। झारखंड नहीं जीतेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र हार गए तो कुर्सी हिल जाएगी। महाराष्ट्र हारे तो कुर्सी हिलेगी। और एकनाथ शिंदे अजीत पवार के सामने यह चुनौती है कि अगर वह हारे तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, फुल स्टॉप लग जाएगी। और इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने मोदी के सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राहुल की इस विषाद ने नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा दिए हैं। हरियाणा का खेल महाराष्ट्र में नहीं चल पा रहा है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए अब प्लान बी जो राष्ट्रपति शासन की तरफ मोड़ता है उसके तरफ कार्य किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्योंकि 26 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 23 को तो रिजल्ट ही आएगा। तो सर्टिफिकेट देने में चुनाव आयोग थोड़ा सा आखिरी एक पेज फंसा देगा तो बस हो गया, उतना में काम खत्म। ऐसे में यह देश आकर के उलझ गया है। देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है, लेकिन